हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बेस्ड। तो आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड 10 का पार्ट 1 का हम ग्रेविटेशन चैप्टर लेने वाले हैं। तो आज का लेक्चर नंबर 2 है। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट इज़ ग्रेविटेशन, व्हाट इज़ सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, और केपलर्स लॉ भी देखा था। तो आज के लेक्चर में हम न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखने वाले हैं। तो हम वो स्क्रीन पर नहीं देखने वाले हैं, तो डायरेक्ट वीडियो में देखते हैं। तो देखते हैं अभी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देने से पहले उसने सभी केपलर्स लॉ की स्टडी की, और उसके बाद उसने थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटी उसने लिखा, और उसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फाइंड किया। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट क्या है पहले देखते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ डेफिनेट फोर्स। तो कौन सा भी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स रहेगा वो दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, लेकिन वो डेफिनेट फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। अभी मेन स्टेटमेंट है हमारा, दिस फोर्स इज फर्स्ट पार्ट कर सकते हैं हम, इसे दो पार्ट में लिख सकते हैं लॉ को। फर्स्ट पार्ट में लिख सकते हैं, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो फोर्स रहेगा वो क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट के जो मासेस रहेंगे उन दोनों का प्रोडक्ट डायरेक्टली रहेगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो क्या रहेगा, जो उन दोनों के बीच, दो मास जो ऑब्जेक्ट है उस दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो हम कंसिडर करते हैं कि m1 एक ऑब्जेक्ट है, m2 एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसका मास क्या आएगा, m1 आएगा, इसका मास क्या आ जाएगा, m2 आ जाएगा, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, d है। ठीक है, तो अभी क्या हम लॉ लिखते हैं इन मैथमेटिकल फॉर्म में। F क्या बोला है, F मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या बोला है हमें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट। तो मासेस क्या है, m1 एंड m2, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 और m2 आ गया। और सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, d है। ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट के बीच में, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब हम कैसे लिखेंगे, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, मतलब d का स्क्वायर, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर। अगर हम इसे कंबाइन करके लिखेंगे तो ये क्या आएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट आ गया मैथमेटिकल फॉर्म में। अभी इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम इज इक्वल टू में लिखते हैं, F इज इक्वल टू। जब हम इसे इज इक्वल टू लिखेंगे तो हमें एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तो इधर हम कांस्टेंट लेते हैं g m1 m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अभी इसमें देखते हैं g, ये g क्या है, g है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट के लिए यूज करता है। तो g का वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए। जो कांस्टेंट वैल्यू है उसका वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। ये वैल्यू हमें एग्जाम्पल में बहुत यूजफुल रहती है। ठीक है, अभी देखते हैं थोड़ा नेक्स्ट। तो अभी इसमें F इज इक्वल टू हमें क्या है, g m1 m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। ये क्या है, हमारा पूरा स्टेटमेंट है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। अभी ये दो बॉडी जो है m1 और m2, ये दो बॉडी मान लीजिए स्पेरिकल है, तो उनका डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या रहेगा, वो क्या रहेगा, ऑलवेज अलोंग द लाइन। देखते हैं पिछले डायग्राम में, ये है डायरेक्शन ऑफ फोर्स और अलोंग द लाइन। तो ये एक, और जो डिस्टेंस है
m1 और m2 क्या डिस्टेंस है, मतलब कहाँ से, m1 का जो सेंटर है और m2 का जो सेंटर है, इस दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है उसे d बोलते हैं। ये डिस्टेंस यहाँ से नहीं, जो सेंटर ऑफ m1, ये मास जो है m1 ऑब्जेक्ट है उसके सेंटर और m2 के जो सेंटर है उसका डिस्टेंस वो रहेगा d रहेगा। ठीक है, अभी क्या दिया है, f इज इक्वल टू g m1 m2 d²। इसमें देखते हैं अभी f यहाँ क्या है पता है, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या रहता, अगर हम m1 और m2 की वैल्यू बढ़ाएंगे तो f की भी वैल्यू बढ़ेगी, m1 और m2 की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो f की भी बढ़ेगी, m1 और m2 की वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो f की वैल्यू भी डिक्रीज होगी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वही जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस की वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे तो जो फोर्स रहेगा वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम डिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो इंक्रीज करेगा डिक्रीज, तो ऐसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो मान लीजिए m1 क्या करते हैं, हम m1 की वैल्यू डबल कर लेते हैं। m1 इज इक्वल टू हमें 2m1, m2 की वैल्यू 2m1 पुट करते हैं तो क्या आएगा, f इज इक्वल टू gm1 और m2 की वैल्यू हमने 2m मतलब डबल की d² है, तो ये 2 बाहर आएगा। तो ये जितने टाइम से बढ़ गया, 2 टाइम से बढ़ गया तो f की वैल्यू भी 2 टाइम से बढ़ जाएगी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इस m2 की वैल्यू m1 डिवाइडेड बाय 2 हाफ कर देते हैं, मतलब क्या आएगी, m1 इज इक्वल टू m1 बाय 2 डिवाइडेड बाय d²। तो f की वैल्यू जो भी रहेगी वो भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, वही अभी इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए देखते हैं। अगर हमारी d की वैल्यू 2d करते हैं तो क्या आ जाएगा इक्वेशन हमारा, g इज इक्वल टू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय क्या है हमारा d² है, तो d² का क्या है 4d²। तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स जो रहेगा ये फोर्स 4d², क्योंकि इसका स्क्वायर है इसीलिए 4 आ गया, तो ये डिक्रीज होगा, ये इंक्रीज हुआ है यहाँ फोर्स 4 टाइम्स, तो डिवाइड बाय 4 आ जाएगा, क्योंकि ये फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जब जो डिस्टेंस जो रहेगा हम 2 से बढ़ाएंगे, डबल कर जाएंगे, तो फोर्स 4 टाइम कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहेगा डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अभी हमारे बुक में दिया है कि एक यूज योर ब्रेन पावर बोला है, शो दैट SI यूनिट ऑफ G, जो G का यूनिट है वो बोल रहा है कि क्या दिया है, G का वैल्यू जो है यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम, या ऐसे भी लिख सकते किलोग्राम का -2, ऐसा यूनिट कैसा है ये हमें प्रूव करना है। तो बस इसी फार्मूले से हमें पता है, फार्मूला क्या है, f इज इक्वल टू gm1 m2 डिवाइडेड बाय d²। तो g की वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले f इधर आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद d² ऊपर आ जाएगा और नीचे m1 m2 आ जाएगा। तो f का यूनिट हमें पता है क्या है, न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर, और उसका स्क्वायर आ जाएगा तो मीटर स्क्वायर, और m1 m2 क्या है, kg²। तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये ऊपर आ जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। तो ये g का यस है यूनिट है, और g की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, जो मैं पहले बताया 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। तो ये पूरा था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो अभी इसके बाद नेक्स्ट बिट देखते हैं। नेक्स्ट बिट हमें दिया है हमारे बुक में दिया है, नेक्स्ट पेज नंबर 5 पे क्या दिया है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो उससे पहले हमें पता है कि जो सेकंड वाला है, वाई न्यूटन एज्यूम f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d², डिस्टेंस बिटवीन, ये क्यों एज्यूम किया, तो हमने पहले स्टेटमेंट में बताया था कि न्यूटन ने केपलर्स के कुछ लॉज यूज करके ये थ्योरी मांडी है, लेकिन इसका यूज कहाँ हो रहा है, तो इस
इसमें हो रहा है, और इसे इसे ही क्या बोलते हैं हम, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसे क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो सबसे पहले हमारा कंसेप्ट पता है हमें सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या रहता है, हमने बताया कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, और तभी वो ऑब्जेक्ट जो रहता है वो सेंटर में आने की कोशिश करता है, सेंटर को अट्रैक्ट होने की कोशिश करता है। तो हमें उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो हमने पहले पढ़ चुका है। ठीक है, तो हमें इसमें हमें क्या करना है, केप्लर्स का जो लॉ था, केप्लर्स के जो लॉ थे वो थ्री लॉस थे, उसमें से एक लॉ यूज करना है, थर्ड लॉ। हमें पता है वो क्या था, थर्ड लॉ, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। टी स्क्वायर मतलब क्या, टाइम पीरियड जो था, टाइम पीरियड जो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन डिस्टेंस बिटवीन सन और प्लैनेट। तो क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ सन और प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस है आर, तो उसका क्यूब हो जाएगा आर क्यूब। ये स्टेटमेंट हमें ऑलरेडी पढ़ा है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो इसका यूज करके हमें क्या करना है, यहाँ हमें एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल डी स्क्वायर, ये कैसे है ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, अभी देखते हैं इसमें क्या है। इसके पहले हमें सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए कंसिडर करना है। मान लीजिए इफ यम इज इन ऑब्जेक्ट, यम एक ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, और उसकी स्पीड क्या है, v स्पीड है, वो v स्पीड से घूम रहा है, एंड r इज अ रेडियस ऑफ सर्कल। इस सर्कल का रेडियस क्या है, r है। तो इधर एक सन है, यहाँ प्लैनेट घूम रहे हैं इस ऑर्बिट में, और सन और प्लैनेट के बीच में डिस्टेंस क्या है, r है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलेगा, जो फोर्स मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, यम इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। तो हमें पता है अभी v मतलब पहले हमें एक फार्मूला पता है, कौन सा फार्मूला, स्पीड इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है हमें पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वो वैल्यू पुट करना है यहाँ। तो एफ इज इक्वल टू यम की वैल्यू वही रखनी है, तो v, तो अभी v मतलब क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस डायग्राम में डिस्टेंस यहाँ क्या है रहेगा, एक सर्कुलर इसमें रिवॉल्व हो रहा है, तो इसका डिस्टेंस क्या है, हमने 9th स्टैंडर्ड में कंसेप्ट देखा है। तो क्या रहेगा ये डिस्टेंस टोटल, जो सरकमफरेंस ऑफ सर्कल। तो सरकमफरेंस ऑफ सर्कल क्या है, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय टाइम क्या आ जाएगा, t। तो इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, एफ इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइड बाई टी, और ये v की वैल्यू पुट की, और डिवाइडेड बाय हमारा क्या है, r। यम इज इक्वल टू, ये की v की वैल्यू क्या आती है हमारी, 2 पाई आर डिवाइड बाई टी, और उसका ब्रैकेट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो अब ये वैल्यू देखते क्या आएगा, यम, उसके बाद ये वैल्यू देखते 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, अभी इसे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं बाय आर, और डिवाइड करते हैं बाय आर। तो क्या आ जाएगा देखते हैं, एफ इज इक्वल टू, ये पार्ट जो रहेगा यहां से देखते हैं, यम 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर आया, तो इसे हम आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों मल्टीप्लाई क्यों करना है, इससे पहले हम देखते हैं केप्लर्स लॉ। केप्लर्स लॉ में क्या बताया, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो इसे हम क्या ऐसे लिखते थे, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यूब इज इक्वल टू के। तो हमें ये लॉ यूज इधर करना है, तो टी स्क्वायर और आर क्यूब हमें इस फॉर्म में चाहिए, क्योंकि इसे कुछ तो फॉर्म में चाहिए। तो अगर हम आर स्क्वायर को कौन से मल्टीप्लाई, आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर क्यूब आ जाएगा, और नीचे टी स्क्वायर आ जाएगा, और वो लॉ हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम वहाँ क्या करेंगे, यम इंटू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब डिवाइडेड बाय टी क्यूब, ये हमारा आ गया। ठीक है, और ये नीचे वाला आर स्क्वायर इधर आ जाएगा। ठीक है, तो आर क्यूब और टी, ये हमें पता है, वैल्यू कौन सा पता है हमें, टी क्यूब बाय आर क्यूब का वैल्यू पता है, वो क्या है, के है। तो आर क्यूब बाय टी क्यूब का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 बाय के आ जाएगा। यहाँ बस 1 बाय के पुट करना है।
तो F इज इक्वल टू हमारा फार्मूला क्या आ जाएगा लास्ट में 4m आ जाएगा पाई स्क्वायर, ठीक है, और K तो डिवाइड में आ जाएगा तो R स्क्वायर K तो डिवाइड में आ जाएगा। अगर अभी ये जो पूरा वैल्यू है, ये पूरा वैल्यू R स्क्वायर को छोड़ के, मतलब 4m पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय K, ये क्या है कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट है। तो क्या आ जाएगा F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो R क्या है, R हमें पता है, R क्या है डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट। तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट। तो इसे हम क्या बोलेंगे इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन को पता चला, और इससे पता चला कि न्यूटन को पता चला कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वही वो एक्ट कर रहा है प्लैनेट और सन के बीच, वही रिस्पॉन्सिबल है सर्कुलर मोशन के लिए। इसीलिए वो जो रहेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम रहेगा, ठीक है। तो हमारी बुक में दिया है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मच वीकर देन द अदर फोर्सेस इन नेचर, बट इट कंट्रोल्स द यूनिवर्स एंड डिसाइड इट्स फ्यूचर। ये कैसे रहेगा, क्योंकि जो उसके यूनिवर्स में जो रहेंगे प्लैनेट्स, जो प्लैनेट्स रहेंगे, स्टार्स रहेंगे, जो उसका सबका मास क्या रहेगा बहुत ह्यूज रहता है, इसलिए वो पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करता है और डिसाइड्स इट्स फ्यूचर कर सकता है, ठीक है। अभी उसके बाद हमारी बुक में कुछ एग्जाम्पल दिए, सॉल्ड एग्जाम्पल देखते हैं इस पे डिपेंड। तो हमें कुछ सॉल्ड एग्जाम्पल दिए हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या दिया है, महेंद्र एंड विराट आर सिटिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर एंड देयर मासेस आर 75 kg एंड 80 kg रिस्पेक्टिवली, एंड व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। तो हम मान लेते हैं फर्स्ट वाला मास है महेंद्र, सेकंड वाला विराट है, ठीक है। उस महेंद्र को यम बोलते हैं, विराट को वी बोलते हैं। और इसका मास क्या दिया है फर्स्ट, इसका डिस्टेंस क्या है, इसका डिस्टेंस जो दिया है दोनों के बीच वो है 1 मीटर, और यम वन का मास कितना दिया है 75 kg मतलब महेंद्र का, और विराट का कितना दिया है 80 kg। तो आर कितना दिया है 1 मीटर दिया है। उसके बाद m1 की वैल्यू कितना दिया है 75 kg दिया है, m2 के वैल्यू कितना दिया है 80 kg दिया है, और हमें g की वैल्यू याद रखनी है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, उसका यूनिट क्या आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम, ठीक है। अभी हमें पता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का हमने अभी फार्मूला देखा है, F इज इक्वल टू g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो F वैल्यू पुट करना है बस इसमें 6.67 इंटू 10⁻⁻11, m1 की वैल्यू क्या है 75, m2 की वैल्यू क्या है 80, और r स्क्वायर तो 1 स्क्वायर है। तो अभी कैलकुलेट करते 75 इंटू 80, ये कैलकुलेट करते पहले 840, तो ये आ जाएगा 6000। तो 6.67 इंटू 6000 आ जाएगा यहाँ, उसे क्या लिखते 10⁻⁻11, ठीक है। तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करके 42.02 इंटू 10⁻³ है, और ये क्या है -11 है, तो ये क्या आ जाएगा -3। अगर फाइनल में 4 इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 42.02 आ जाएगा, और ये क्या है 10⁻⁻11 42.02, तो ये +3 है, -11 है, तो इसका क्या आ जाएगा 3 इंटू -8 आ जाएगा। तो हमें बुक में ऐसा दिया कि -7 में दिया, तो इसका एक यहाँ लिखेंगे तो 4.202 इंटू 10⁻, ये कम हो जाएगा -7 हो जाएगा, +1 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा न्यूटन। तो ये हमारा लास्ट आंसर आ गया। तो क्या रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन महेंद्र एंड विराट इज 4.202 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन आ गए, ठीक है। तो ये हमें हमारे बुक में दिया दिस इज वेरी स्मॉल फोर्स, ये जो फोर्स रहेगा बहुत ही स्मॉल है, और अगर इफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन महेंद्र एंड द बेंच विच ही इज सिटिंग इज 0,
अगर महेंद्र जो जिस बेंच पे बैठा है और उसके और उस बेंच के बीच में जो जो फ्रिक्शन रहेगा वो फ्रिक्शन बहुत कम रहेगा, मतलब जीरो रहेगा, देन वो क्या रहेगा, महेंद्र और विराट एक पास में आ जाएगी। ठीक है, सेकंड एग्जांपल में देखते हैं। सेकंड एग्जांपल उस पे डिपेंड है। इन अबव एग्जांपल एज्यूमिंग दैट बेंच ऑन विच महेंद्र इज सिटिंग इज फ्रिक्शनलेस, तो यहाँ फ्रिक्शन नहीं है, तो स्टार्टिंग विद जीरो वेलोसिटी जीरो दिया है, एंड व्हाट विल बी द महेंद्रज वेलोसिटी ऑफ मोशन टुवर्ड्स विराट आफ्टर 1 सेकंड, आफ्टर 1 सेकंड के क्या रहेगा वेलोसिटी, एंड विल द वेलोसिटी चेंज विद द टाइम एंड हाउ। तो ये एग्जांपल हमारे बुक में दिया है, आप वहाँ अच्छे से पढ़ ले। क्या दिया है देखते, यफ तो हमने अभी फाइंड किया है, जो वैल्यू प्रीवियस एग्जांपल का 4.2 इंटू 10⁻⁻⁷। यम क्या है, महेंद्र का वेट क्या है, 75 kg है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया है, तो हमें यफ पता है, यम पता है, तो यहाँ से एक्सेलेरेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है यफ इज इक्वल टू यम इंटू ए। तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, यफ डिवाइडेड बाय यम आ जाएगा। यफ का वैल्यू क्या है, 4.202 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड बाय 75। ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा हमारे बुक में है 5.34 इंटू 10⁻, क्या आ जाएगा, -9, और यूनिट क्या है एक्सेलेरेशन का, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ जाएगा वैल्यू। आप अच्छे से फाइंड करेंगे तो लिखिए। उसके बाद हमें पता है कि जो न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन है हमारा क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, पता है हमें। तो u हमें वैल्यू दिया है, u का वैल्यू 0 है, a का वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड किया है 5.34 इंटू 10⁻⁹, और t का वैल्यू क्या है, 1 है, तो क्या आ जाएगा 5.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगी वेलोसिटी। तो हमारे बुक में दिया कि जो वेलोसिटी जो है बहुत कम है। अगर वेलोसिटी कब इंक्रीज होगी, ये जब टाइम का वैल्यू जब तक हम इंक्रीज करें, 2 सेकंड करेंगे तो इसका डबल हो जाएगा, 3 सेकंड का ट्रिपल हो जाएगा। जैसे जैसे हम टाइम बढ़ाएंगे वैसे वैसे वेलोसिटी भी चेंज होगा। और जो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, उसे कैसे बदल सकते हैं, कब बदलेगा वो एक्सेलरेशन, जब जो महेंद्र और विराट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो ग्रेविटेशन फोर्स है, जो वैल्यू क्या है हमारा 4.20 से जो वैल्यू है, ये वैल्यू बढ़ेगा, तब क्या हो जाएगा, एफ की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑब्वियसली ए की वैल्यू बढ़ेगी, ए की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑब्वियसली वी की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये सब एक पे डिपेंड है। ठीक है, तो अगर आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ भी क्वेरी रहेगी तो कमेंट में डालिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।